अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दास्तान स्पेशल। मेरा नाम है नबिया शाहिद बेग और आज जो मेहमान मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ उनका ताल्लुक सहाफ़त के शोबे से है। उनका सहाफ़ती करियर चैनल 5 से स्टार्ट हुआ और आजकल वो बोल्ड न्यूज़ के शो तब्दीली के साथ वाबस्ता हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से लेके अपोजिशन के हर मूव पर कड़ी नज़र रखने वाले अमीर अब्बास साहब, आइए आज उनसे उन्हीं की ज़ुबानी उनकी दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच नबिया। थैंक यू सो मच अमीर साहब। बैंकर से चैनल 5 तक का सफ़र कैसा था? अच्छा, पहला सवाल ये है। पहला सवाल यही है। अच्छा, हुआ ये कि मैं चूँकि अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में नेशनल लेवल का डिबेटर था और जो डिबेटर्स होते हैं, आई डोंट नो अभी आजकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिबेट्स और ये डेक्लेमेशंस का क्या सिलसिला है, लेकिन हमारे दौर में जो डिबेटर्स हुआ करते थे ना, वो सोशल मूवमेंट्स को भी लीड किया करते थे और जो स्टूडेंट मूवमेंट्स होती थी उनको लीड किया करते थे। तो पढ़ने लिखने का शौक़ था, डिबेट्स की वजह से एक कैथारसिस आप करते हैं सिस्टम के बारे में, और ख़ास तौर पे वो दौर जो हमने देखा जिस वक्त हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ग्रो कर रहे थे, जब पाकिस्तान का ये जो 80s और 90s का दौर था। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आए तो डेमोक्रेसी एक दफ़ा फिर डीरेल हो गई 88 के बाद। तो वो सारा जो एक एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में मैं और जो मेरे एज फेलो हैं, हम उस एनवायरनमेंट में ग्रो हुए। तो जो लोग 50s में या 40s में ग्रो हुए होंगे, उनके माइंड पे फ्रीडम मूवमेंट ने इम्प्रेशन इम्पार्ट किया। जो 70s में ग्रो हुए होंगे, उनके ऊपर जो पाकिस्तान जब 2 लख्त हुआ तो उसने इम्प्रेशन इम्पार्ट किया। तो हम जिस दौर में ग्रो हो रहे थे वो 90s का करप्शन से भरा हुआ दौर था, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, 2 बाय पार्टिजन सिस्टम था, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों की करप्शन, लूट मार, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। तो ये इस एनवायरनमेंट में हमारे पॉलिटिकल थॉट्स बने। तो बैंकिंग में तो मैं आप कह लें कि ऑल ऑफ द सडन आ गया ओवरनाइटली, लेकिन वो डिबेट्स में और पढ़ने लिखने की वजह से जिसे कहते हैं ना, अ राउंड पैग इनटू स्क्वायर होल और अ स्क्वायर पैग इनटू राउंड होल, तो मिसफिट मैं फील कर रहा था अपने आप को। तकरीबन 4-5 साल मैं बैंकिंग में रहा। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्राइवेट चैनल्स हैं, ये फ्लरिश करना शुरू हुए, ग्रो करना शुरू हुए। और जिसमें शुरू में आपको पता है 2001 में जो चैनल्स आए पाकिस्तान में, जो प्राइवेट चैनल्स पहले आए, जिसमें ARY था, जियो TV था। तो फिर 2006 के बाद एक और सेकंड बूम मिला इस इंडस्ट्री को। उन्हीं दिनों में फिर मैंने सोचा कि मुझे इस तरफ आना चाहिए। लेकिन एक वाक़या हुआ था, वो वाक़या चूँकि तफसीली है, उस पर फिर कभी दोबारा आपसे हुई तो बात करेंगे। एक्चुअली जिसने मुझे प्रोवोक किया कि मुझे जर्नलिज्म में जाना चाहिए, ये तो मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि सहाफ़त में आना कैसा हुआ। तो ये वाला वाक़या तो आपको हमें बताना पड़ेगा। वाक़या ज़रा तफसीली है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर करके बता सकता हूँ कि एक दफ़ा मैंने एक प्रोटेस्ट लीड किया था। ठीक है। मैं उस वक्त बैंकिंग में ही था। बैंकर्स कभी प्रोटेस्ट लीड नहीं कर सकते या नहीं करते, क्योंकि ये उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है। वो 9 to 5 वाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि हम स्टूडेंट मूवमेंट्स में और उन चीज़ों में थे, तो मैंने एक प्रोटेस्ट लीड किया था लाहौर जेल रोड पे बैक इन 2006 और 2007, आज से को 13-14 साल पहले। तो उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। और आई वाज पुट बिहाइंड द बार्स। तो उसमें फिर मुझे जिसने रेस्क्यू किया था आके, वो एक जर्नलिस्ट था बहुत बड़ा उस दौर का। और चूंकि मेरा जो प्रोटेस्ट था वो फॉर सर्टेन राइट्स ऑफ द पीपल था, और मुझे उस चीज़ ने आप कह लें कि मोटिवेट किया कि मुझे एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां अगर मैं लोगों की बात कर सकूं, अगर मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर सकूं, अगर मैं इस मुल्क की जो पावरफुल रूलिंग एलीट है, अगर मैं उसके ख़िलाफ़ बात कर सकूं, क्रिटिसाइज़ कर सकूं, तो मुझे कोई पकड़ ना सके। तो वो एक बेसिकली मोमेंट था जिसमें फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे हर हाल में जाना होगा।
लेकिन डू यू थिंक कि अब भी आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अगर एलीट के खिलाफ कोई बात करें, यू कैन स्टिल प्रैक्टिस द जर्नलिज्म, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है जर्नलिज्म में? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, उसके ऊपर दो तरह का ओपिनियन है हमारे यहाँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है। हमने पीएमएलएन के दौर में खुल के पीएमएलएन पर क्रिटिसिज्म किया, नवाज शरीफ साहब पर। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 की जो गवर्नमेंट थी, उसमें खुल के पीपल्स पार्टी पे हमने क्रिटिसिज्म किया। इवन इस दौर में भी इनका टॉलरेंस लेवल कम है। इनका टॉलरेंस लेवल कम है। ये रिएक्टिव हो रहे हैं ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इस गवर्नमेंट पे तो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहना पड़ रहा है कि भैया मेरे पीछे को पड़ गए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं कि आप पाकिस्तान की आर्मी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देखिए, और ये आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते आप दुनिया में। आप वॉइस ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट से कहें कि वो सीआईए के ऊपर क्रिटिसिज्म करें। सीआईए ने जहां जहां पे, अमेरिका को छोड़ दे उसने जो कुछ किया होगा, उसने जहां के दुनिया में, उसने जो साउथ अमेरिका के अंदर, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर जो सीआईए ने जो कॉन्स्पिरेसीज की, सीआईए ने जो ईरान के अंदर जो कुछ किया, सीआईए ने अफ्रीका में जो कुछ किया, सीआईए ने वियतनाम में जो कुछ किया, अफगानिस्तान में जो कुछ किया, आप बात नहीं कर सकते वॉइस ऑफ अमेरिका पे। आप बीबीसी पे बैठ के, आप MI5 के ऊपर, आप बीबीसी से कहें ना कि वो अल्ताफ हुसैन के बारे में ये बात करें कि अल्ताफ हुसैन को किससे प्रोटेक्शन दी हुई है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी नेशनल सिक्योरिटी से होता है। आप उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन आप उनको स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। हम भी यहाँ पे बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। अभी ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोकल वॉइसेस जो कह रहे थे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मुझे तो किसी ने नहीं कुछ नहीं कहा। और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर हम आर्मी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। हमारी जो ISI की पॉलिसीज रही हैं माजी में, एस्टैब्लिशमेंट की, अफगान वॉर में, 90s में, परवेज मुशर्रफ के दौर में हम क्रिटिसाइज करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अपने यूनिफॉर्म में फौजियों को जिना एवेन्यू पे लिटा के और उनको छितर मारना शुरू कर दूं, तो आप खुश होंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो सॉरी, ये तो नहीं हो सकता ना दुनिया में कहीं पे भी। कोई भी स्टेट ये अलाउ नहीं कर सकती है। आप अगर वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ क्रिटिसाइज करेंगे, आप किसी एजेंडे को रख के क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो कोई स्टेट अलाउ नहीं करती है। अगर कोई और मुल्क अलाउ करता है दुनिया के 200 मुल्कों में से, तो ठीक है, हम भी पाकिस्तान में फिर वो हक मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर, छितर मारना और फ्रीडम ऑफ स्पीच में थोड़ा सा तो डिफरेंस नहीं, है वो जो लोग उस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो बेसिकली छितर ही मारना चाह रहे हैं। वो छितर, देखे ना, बस जुबान से मारना चाह रहे हैं। जुबान से मार फ्रीडम। देखे, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ली, वो आज भी आर्मी चीफ है ना? बिल्कुल है। उन्होंने एक्सटेंशन ली, मैंने कहा कि नहीं लेनी चाहिए, ये क्रिटिसिज्म है ना। अब मैं अगर आर्मी चीफ के ऊपर जुगते मारना शुरू कर दूं, मैं फप्तियां कसना शुरू कर दूं, मैं उसको स्कैंडलाइज करना शुरू कर दूं, मैं हैशटैग चलाना शुरू कर दूं, मैं कैंपेन शुरू कर दूं, तो ये स्कैंडलाइज कर रहा हूं मैं अपने इंस्टीट्यूशन को। देखिए, चार्ल्स डिगॉल जो फ्रांस का बहुत बड़ा लीडर था, चार्ल्स डिगॉल ने कहा था कि आप अपने मुल्क में, आपको एक बात तय करनी है कि आपने अपने मुल्क में अपनी फौज रखनी है या आपने दुश्मन की फौज रखनी है। यानी अगर आप अपनी फौज नहीं रखेंगे तो दुश्मन की फौज आपके मुल्क में घुस जाएगी। तो कोई मुल्क फौज के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप अपनी फौज नहीं रखेंगे तो फिर दुश्मन की फौज आ जाएगी ना। बिल्कुल, वो जो वैक्यूम है। तो आपकी जुडिशरी है, आपकी आर्मी है, इसको दुनिया के किसी भी मुल्क में क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं दी जाती। अभी आप देख लें, इंडियन कोर्ट्स जो है, वो मोदी जो कुछ कर रहा है उसको एंडोर्स कर रही है। मोदी के फैनेटिसिज्म को एंडोर्स कर रही है इंडियन कोर्ट्स, और जो कश्मीर में हुआ उसको इंडियन कोर्ट्स एंडोर्स कर रही है। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि हमें इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए? लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप इंडियन चीफ जस्टिस को जाके गरेबान से पकड़े कि ये मोदी के खिलाफ सो मोटो क्यों नहीं ले रहा। तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप अपनी कोर्ट्स और आप अपनी आर्मी को, जो आर्मी से मुराद आपकी आर्म फोर्सेस जो हैं, आप उनकी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करते हैं, और करें, होना चाहिए। किसी तरह भी ना जुडिशरी क्रिटिसिज्म से बाहर है
और ना आपकी आर्म्ड फोर्सेस क्रिटिसिज्म से बाहर है, और ना हो सकती है, ना होना चाहिए। जिस दिन आपके मुल्क के किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो जुडिशरी, अगर उन्होंने ये समझा कि हम होली कांव हैं और हमारे बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तो उस दिन फिर वो रियासत तबाह हो जाती है। तो क्रिटिसिज्म है, आई एम ऑल फॉर इट, हम भी करते हैं, लेकिन आप तमाशा नहीं उड़ा सकते किसी का। अगर आप तमाशा उड़ाएंगे तो फिर मुल्क कायम नहीं रह सकता। मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड्स में आप क्रिटिसाइज करें, आप पॉलिसीज पे किसी करें, को स्कैंडलाइज ना करें, किसी को बिलिटल ह्यूमिलिएट ना करें। एग्जैक्टली। अच्छा, डू यू थिंक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन दोनों में फ्रीडम ऑफ स्पीच डिफरेंटली एक्सपीरियंस किया जाता है? मेरा ख्याल है दोनों में मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। प्रिंट जर्नलिज्म में आप देखें, अभी इमरान खान साहब के एक मिनिस्टर हैं फैसल वाडा, बिल्कुल, उनके बारे में अभी जो उनके ओथ जो उन्होंने, जिसके बारे में इन्होंने मिसलीड किया, जो उन्होंने एक गलत अपना हल्फ, झूठा हल्फनामा जमा करवाया एलिजिडली, वो प्रिंट में उसकी स्टोरी आई, दी न्यूज़ में और जंग अखबार में। इसी तरह से और बहुत सारे अखबारात में स्टोरीज़ आ रही हैं इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इसके ऊपर, इसकी गवर्नेंस के ऊपर, इसकी बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रही हैं। तो दोनों, मेरा ख्याल है दोनों के पास पूरी तरह से स्पेस है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रिंट जर्नलिज्म का एक अपना जॉनरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अपना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो चीज़ आती है वो सोशल मीडिया पे भी जल्दी वायरल हो जाती है। जो प्रिंट मीडिया पे जो चीज़ आती है वो उस तरह से टाइम लेती है। जारी बात है, आज अखबार बनेगा रात को और फिर सुबह छप के आएगा, तो इट टेक्स टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो अब देखें ना, अभी ऐसे ट्वीट करें और ऐसे वो चीज़ आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें दोनों में कोई फ़र्क है। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? किस लिहाज से? लाइफ गुजारने की, अपना करियर चूज करने की, वन पर्सनालिटी दैट इंस्पायर्स अमीर अब्बास साहब। अच्छा, पर्सनालिटी तो कोई इंस्पायर नहीं करती है। अच्छा, इंस्पिरेशन होती है आपको अपने करियर में भी इंस्पिरेशन होती है। बहुत सारे, अगर मैं अपने से सीनियर जर्नलिस्ट के नाम लूँ तो जैसे काशिफ अब्बासी हैं, नदीम मलिक हैं, और बहुत से लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। लेकिन मैं किसी एक पर्सनालिटी को पूरी तरह से, मैं ये नहीं कह सकता कि शायद मैं इस पर्सनालिटी को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरी अपनी आइडियोलॉजी की बात करें तो मैं नबिया शायद पिछले को 25 साल से कम से कम मेरे जो थॉट्स थे ना, वो बहुत ही एंटी इम्पीरियलिस्ट किस्म के थॉट्स थे, एंटी स्टेटस को किस्म के थॉट्स थे। तो मैं अपने, और मेरे जो थॉट्स हैं बड़े इंडिजिनस थॉट्स हैं। मैं लोगों की चीज़ों को कॉपी करके उनसे अपने थॉट्स नहीं बनाता। तो जब आपके इंडिजिनस थॉट्स होते हैं आपके अपने, वो गलत है, मे बी मोर पीपल मे डिसएग्री विद मी रादर एग्रीइंग विद मी, लेकिन मेरे जो भी थॉट्स हैं वो मेरे अपने थॉट्स हैं। तो मेरे अपने थॉट्स ही मेरे लिए आइडियलिज्म है और कुछ नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम के दौरान आप काफ़ी संजीदा और स्ट्रिक्ट किस्म के लगते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। When the camera is off, तब अमीर अब्बास साहब कैसे हैं? मेरा ख्याल कैमरे ने, अब इतना अरसा हो गया है, 12-13 साल शायद, तो कैमरे ने ज़ाती ज़िंदगी को भी बहुत ओवरकम कर लिया हुआ है। तो अब ज़ाती ज़िंदगी में भी आप कह सकती हैं कि वो एक संजीदगी आ जाती है, वो आ चुकी हुई है। क्या सहाफ़ियों का कोई फेवरेट होता है? लाइक, कैन अ जर्नलिस्ट बी अ बायस्ड, न्यूट्रल और बायस्ड? देखें, जो लोग कहते हैं ना कि न्यूट्रलिटी, आई एम टेलिंग यू, द वर्ड न्यूट्रलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सब बकवास है कि कोई न्यूट्रल है। CNN एंटी ट्रंप है, फॉक्स न्यूज़ प्रो ट्रंप है, न्यूयॉर्क टाइम्स एंटी ट्रंप है, वॉशिंगटन पोस्ट प्रो ट्रंप है। कहाँ है न्यूट्रलिटी? यही मुल्क है ना जो दुनिया को सब कुछ सिखा रहे हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये जो हम कहते हैं, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी, वुडरो विल्सन का विल्सोनियन डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये अमेरिका से आया ना। तो मैं आपको अमेरिका का बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो लोग न्यूट्रल नहीं है। इसी तरह से आप ब्रिटिश मीडिया को देख लें,
वहाँ पर भी न्यूट्रलिटी उस तरह से नहीं है। तो न्यूट्रलिटी हो ही नहीं सकती है। मैं भी न्यूट्रल नहीं हूँ और पाकिस्तान में कोई न्यूट्रल नहीं है। कोई यहाँ पे मौलाना जफर अली खान नहीं है। ऑल नॉनसेंस। जो मीडिया हाउसेस हैं, दे आर मिंटिंग मशीन्स, मनी मिंटिंग मशीन, ये पैसा बनाती हैं। कोई यहाँ पे अंबिया की सहाफत नहीं कर रहा, सब पैसा बना रहे हैं। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके अपने इंटरेस्ट हैं, जो मीडिया ओनर्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं। और इंडिविजुअल, जाहिर बात है, आप जिस सोसाइटी में होते हैं आप अपनी सोच को आइसोलेट नहीं रख सकते ना। मुझे इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी जब वो पावर में नहीं थे, जो वो 26 साल तक कहते रहे, लेकिन आज मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा कि आपको तब्दीली बहुत पसंद आई है, तो आपने अपना शो का नाम तब्दीली मैंने नहीं, मैंने शो का नाम इसलिए रखा था कि अब हम वॉच डॉग का काम करेंगे। हम देखेंगे कि ये तब्दीली कहाँ पे आ रही है, डंडी कहाँ पे तब्दीली मार रही है, काम चोरी कहाँ हो रही है, और जहाँ पे तब्दीली गड़बड़ करेगी वहां हम बताएंगे कि असल तब्दीली क्या है। तो हमने इसलिए नाम रखा था। तो कोई न्यूट्रल नहीं है, सब बाइस्ड है, बड़े बड़े नाम सब बाइस्ड है। आपने ताकतवरों और ऑपोजिशन को करीब से देखा है, इस पर क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान में अभी चल रहा है एक तब्दीली, नया पाकिस्तान, वन पर्सपेक्टिव, वन नेशन, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पीटीआई किस तरह चल रही है? मेरा ख्याल ये ज़्यादा लोगों को हाँ, समझने के लिए सिंप्लीफाइड हो गया। देखिए, इमरान खान साहब, जिसे वो कहते हैं ना कि किसी इंसान की मत मारी जाती है मुझे लगता है कि पीटीआई की मत मारी गई है। क्योंकि जितना मैं अभी गवर्नर पंजाब का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, बिल्कुल, मैंने गवर्नर साहब से गवर्नर हाउस में बैठ के मैंने कहा कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर 26 साल से कह रहे थे कि हम गवर्नर हाउस को पब्लिक ओपन करेंगे। सिर्फ ओपन नहीं करेंगे, उसको पब्लिक यूज में लाएंगे। अगस्त में प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया। सितंबर 2018 में, वेरी आफ्टर दैट मंथ, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंस की थी। एंड द पॉलिसी वाज कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो गवर्नर हाउस को छोड़ के लाहौर में एक बिल्डिंग है चंबा हाउस, बिल्कुल, वो चंबा हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे। और ये वर्ड्स हैं कोट एंड कोट, विद ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस नहीं रहेगा। सो अगर कोई किसी को एम्बिगुइटी है कहीं पे, तो इन्होंने क्लियर कर दी थी कि भाई किसी भी तरह से गवर्नर हाउस नहीं रहेगा। अब ये 1.5 साल हो चुका है। मैंने गवर्नर साहब से कहा कि आपको तो कोई हक हासिल नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे। दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी एज पर योर प्राइम मिनिस्टर। यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव लेफ्ट दिस प्लेस 1.5 years ago। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बजाय इसके कि अगर उन्होंने नहीं निकलना था यहाँ से तो वो कोई झूठा सा बहाना ही कर देते, लेकिन वो डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को कि मुझे यहाँ से नहीं निकलना चाहिए और यहाँ से निकलना गलत होगा। तो डिलीवर क्या खा करना था इन्होंने 1.5 साल में। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको ही इन्होंने, एक होती फ्लश टेक्निक, फ्लश टेक्निक का मतलब आप फ्लश में कुछ फेंके, ऊपर से फ्लश टैंक चलाएं, सब फ्लश। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को फ्लश कर दिया, यानी जो इनके प्रिंसिपल्स थे, जो इनकी वैल्यूज थी, इन्होंने उसको ही रिवर्स करना शुरू कर दिया है। और इतनी जल्दी किसी भी पॉलिटिशियन को मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ 1981 में पॉलिटिक्स में आए। नवाज शरीफ कब गिरा? 2017 में। ही टुक 37 years, जो राइज एंड फॉल की स्टोरी है नवाज शरीफ की। पीपल्स पार्टी 1967 में आई। पीपल्स पार्टी कब गिरी? पहले तो इनकी बारियां थी मुशर्रफ साहब को निकाल के 2013 में, यानी 13 के बाद पीपल्स पार्टी, बल्कि 8 में भी वो मोहतरमा की वजह से इनको सिंपैथी वोट मिला। पीपल्स पार्टी का भी जवाल एक बड़े अरसे के बाद हुआ। मैंने इस कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर नहीं देखा कि जिसका 1.5 साल में जवाल हो गया हो। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि जवाल हो गया है, हो गया जवाल। देखिए, अगर मैं कहूँ नीयत अच्छी हो, भाई मैंने कोई फैसल मस्जिद का इमाम मस्जिद तो नहीं बनाना इमरान खान को मुझे कोई इनके नीयत से सरोकार नहीं है, मुझे इनकी परफॉर्मेंस से सरोकार है। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मैंडेट लेके आया, उसने काम करना है। अगर वो काम नहीं करेगा तो मुझे आपकी नीयत की कब्र बना के उस पर बैठ के कोई मुजावरी तो नहीं करनी ना कि नीयत बहुत अच्छी थी।
तो ये लोग डिनाइल मोड में है, मैं आपको बताऊं नबिया, लोग अभी तक डिनाइल मोड में है। कोई नीयत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। अपने लोग जो है, कोई कह रहा है कि जी अपने लोग नहीं काम, उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई द प्रॉब्लम इज विद हिम, द प्रॉब्लम इज नॉट विद समबडी एल्स, द प्रॉब्लम इज विद हिम। इमरान खान फॉल्टी है, कोई और फॉल्टी नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब चेंज होते दिख रहे हैं। उस्मान बुज़दार एक डिजास्टर का नाम है। डिजास्टर होता है ना, डिजास्टर का जो सिनोनिम है वो उस्मान बुज़दार है, और उस्मान बुज़दार का सिनोनिम है डिजास्टर। आपको पता है पंजाब अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती, एक आज़ाद मुल्क होता, ये कितना बड़ा मुल्क होता दुनिया में? ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। इट वुड बी द 12th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद 110 मिलियन पीपल। लुक्समबर्ग एक छोटा सा मुल्क है, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड के साथ। उसकी टोटल पॉपुलेशन है 500,000, 5 लाख, इतना सा मुल्क है। ये 11 करोड़, ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। इतने बड़े प्रोविंस को, और जिस प्रोविंस में शहबाज शरीफ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, यानी शहबाज शरीफ ने पर्सनलाइज्ड डेमोक्रेसी की वहां पे, हर चीज को अपनी मुट्ठी में किया, और उसने इंस्टीट्यूशंस को नहीं बनने दिया। एक तो इतना बड़ा सूबा था, फिर उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो उस प्रोविंस को आपने एक ऐसे आदमी के सामने रख दिया लाके। देखिए कोई लीडर होता है ना, उसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, 0, 0/0। उसका पर्सनैलिटी कैरिज्मा होना चाहिए, 0/0। उसके पास कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होने चाहिए कि जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, हार्वर्ड से पढ़ के आया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आया, भाई कुछ तो पढ़ के आया होगा ना। वो तो और अंडर डेवलप्ड है। हाँ ठीक है, कुछ मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी ऐसा नहीं कह रहा कि जो यहाँ से पढ़ा हुआ है जिसने वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई कुछ तो ऐसा होना एनालिसिस कर रहे हैं ना हम उनका, कुछ तो उनके पास ऐसा होना कि जो, जिसे आप कह सकते हैं कि जो कुछ सुखाब का पर क्या लगा हुआ। मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल 0, पर्सनालिटी कैरिज्मा 0। इमरान खान के पास ये 2 चीजें थी ना, इन्हीं 2 चीजों से इमरान खान ने अपने 26 साल का एक हिप्नोसिस जिसे कहते हैं, हिप्नोटाइज किया लोगों को, इन्हीं 2 चीजों से किया ना। एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उस्मान बुज़दार के 0, कोई खास नहीं है। मेरा ख्याल है लॉ हुआ शायद उन्होंने किया हुआ है, बट ये कोई लॉयर भी नहीं है। प्रोफेशनल जो क्रेडेंशियल्स 0। डिलीवरी वो तो मैं उस तरफ आता हूँ बाद में ना, जो इनके अपने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए ना, मतलब कोई एक चेक लिस्ट है ना कि इसमें ये चीज हो तो मैं इसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर बना दूं। किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म में काम करने का या उसको लीड करने का क्रेडेंशियल 0। किसी पब्लिक ऑफिस पे काम करने का क्रेडेंशियल 0। जैसे शफकत महमूद है फॉर एग्जांपल, मैं पब्लिक ऑफिस की जो बात की, जैसे शफकत महमूद है, ये सिविल सर्वेंट रहे, ये ब्यूरोक्रेट थे। इन्होंने काफी जगहों पे काम किया, डिप्टी कमिश्नर है और बहुत सारे उन्होंने पे। आज वो पॉलिटिक्स में तो चले, उस बंदे के पास 15 साल का कम से कम प्रोफाइल तो है ना, एक प्रोफाइल तो है ना। पब्लिक ऑफिस पे काम करने का एक्सपीरियंस 0, कुछ भी नहीं है ना। तो अच्छा, खुद इमरान खान से अगर आप पूछें कि जी क्या खूबी है इनकी, वो 1.5 साल से सिर्फ एक खूबी बता रहे हैं, लगाने वाले को भी दूसरी खूबी नजर नहीं आ रही। जिसने लगाया है भाई, जिसका वो महबूब है, उसको खूबी नजर नहीं आ रही है, तो मुझे कहां से खूबी नजर आएगी? मैं कोई इंफ्रारेड ग्लासेस पहन के खूबी ढूंढना शुरू कर दूं उसमें? क्या खूबी है उस्मान बुज़दार में? पसमानदा इलाके से है, यानी जिसने लगाया है, गरीब का दुख समझ सकते हैं भाई। 1.5 साल से खुदा के बंदे को 1.5 साल से कोई खूबी तो मुझे और बता दो ना। अच्छा, कोई ऐसी खूबी, जरूरी नहीं कि आने से पहले कोई खूबी हो, लोग 1.5 साल में भी खूबियां पैदा कर लेते हैं। तो इन 1.5 साल में कोई खूबी पैदा हुई हो, वो भी नहीं है। तो लगाने वाले को भी नहीं पता कि मैंने क्यों लगाया। तो मैं बस लगे रहो, बस लगे रहो। तो मैं कहां से बताऊं? किसी तरह से भी। और आप देखें पंजाब में इनके पास सबसे, देखें ये जो अगला इलेक्शन होगा 2023 का, उसमें सिंध से इनको सीटें नहीं मिलेंगी, बलूचिस्तान से इनको सीटें नहीं मिलेंगी। बलूचिस्तान इनके साथ अलायंस में आएगा, जिस तरह आज उनकी वहाँ की बलूचिस्तान अवामी पार्टी। मतलब आप ये बात मानते हैं कि अब इलेक्शंस 23 में ही होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन शायद जल्दी हो,
मुझे लग रहा है कि 2023 में होंगे। हमने 10 साल डेमोक्रेसी की गुजारे, 2008 से लेके 2018 तक, तो 5-5 साल के 2 टेन्योर हमने पूरे किए हैं। हमें ये 5 साल का टेन्योर भी पूरा करना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी आए, कॉन्टीन्यूटी आए। उसके अलावा अगर आप आज इमरान खान को गिरा देंगे तो इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए एक नाअहल शख्स के तौर पे मुसल्लत हो जाएगा हम पे, क्योंकि ये सिंपैथीज गेन करेगा। क्या होता था 88 से 99 तक, ये दोनों पार्टीज इनकॉम्पिटेंट थी, लेकिन ये बेनिफिट ऑफ डाउट का लेती थी। हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें तो 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद घर भेज दिया जाता था। ओ भाई, तुम्हें 5 साल भी मिलते, तुमने कुछ नहीं करना था। तो इनको 5 साल दो ताकि ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, दौड़ा लो जितना दौड़ाना, कुछ नहीं होगा इनसे। तो अगर आज इनको हम गिरा देंगे, भेज देंगे घर, तो फिर क्या होगा कि ये कहेंगे कि जी हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे, हमारे तो ये अज़ाइम थे, वो अज़ाइम थे, ये करना था, वो करना था, 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने तो करने ही नहीं दिया। तो कर लो ना भाई, देखते हैं ना, 50 लाख, ये 1.5 साल हो गया है, 50 लाख घरों का मतलब है कि अब तक 15 लाख घर बनने चाहिए थे। 50 लाख घरों में से 15 लाख बनने चाहिए थे ना अब तक। और इसी तरह से जो नौकरियां हैं 1 करोड़, उसमें से 30 लाख नौकरियां भी मिलनी चाहिए थी, तो वो नहीं हुआ ना। तो ये अगर आज आप इनको गिरा देंगे तो आप तो इनको मजलूम बना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि लेट हिम गो, काम करे, डिलीवर करे, ना करे जो भी करेगा, लेकिन टाइम मिलना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ी ज़रा आते हैं थोड़ी आपके पर्सनल साइड की तरफ। शादी आपकी पसंद की हुई थी या अरेंज लव? ये आप इसको ना तो लव कह सकते हैं और अरेंज तो कह सकते हैं, लेकिन आप पसंद की कह सकते हैं, नॉट लव मैरिज कह सकते हैं। इन फैमिली, इन फैमिली मतलब मेरी अपनी चॉइस की शादी थी। और लव मैरिज से बाज़-औक़ात उसका लोग समझते हैं कि शायद कोई बात कोई लव अफेयर चल रहा होगा। अच्छा, किताबें किस तरह की पढ़ते हैं आप? किताबें अब तो मोस्टली पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री पे, लेकिन मैंने एक दौर में फ़िक्शन बहुत पढ़ी है। मैं आई वाज 15 और 16 ईयर्स ओल्ड जब मैंने साहिर लुधियानवी, बहुत बड़े शायर हैं, साहिर लुधियानवी को पढ़ा मैंने। सादत हसन मंटो, एशिया के बहुत सबसे बड़ा फिक्शनिस्ट, मंटो को मैंने, मंटो तो मैंने, मेरा ख्याल है शायद मैं 17 साल का होगा कि मैंने मंटो मुकम्मल कर दिया था। मंटो को जितना, मंटो को बहुत लिटरेचर बहुत ज़्यादा है। उनके तो एक फिल्म भी बनी है, मंटो रामा, मंटो ड्रामा, मंटो नामा, मंटो नुमा, वो हर किताब इतनी किताब है। वो सारी किताबें मैंने 17 साल तक ऑलमोस्ट पढ़ ली थी। फैज़ साहब को बहुत पढ़ा है, कंपैरेटिव रिलीजन को पढ़ा है, कंपैरेटिव स्टडीज़ को पढ़ा है, इसी तरह से यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा है। तो अब चूँकि इतना टाइम नहीं मिलता पोएट्री या फिक्शन वगैरह को पढ़ने का, तो अब फिर मोस्टली अपने ही पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा। और मौसीकी पसंद करते हैं? मुझे गाने याद नहीं रहते इतना कुछ जो याद कर रखने के लिए। पॉलिटिक्स में इमरान खान ये कर रहे हैं, मुस्तार साहब ये कर रहे हैं, तो गाने कहाँ याद रहेंगे? तो हमारे सुर ताल उस्मान और मुज़दार और इमरान ही है, हमारा सुर ताल ही है, तो गाने याद नहीं रहते, लेकिन सुनने का शौक ज़रूर है। लेकिन वो जो लिरिक्स है वो मुझे, बट अगर आप अभी गाना शुरू करें तो मैं फ़ौरन, मुझे वो बैक ऑफ द माइंड आएगा कि इसके बाद अगला क्या हो सकता है। किस तरह का म्यूजिक पसंद है? स्लो पसंद है थोड़ा सा? मुझे अभी भी वो नॉस्टैल्जिया है ज़रा, जो 90s पाकिस्तानी, इंडियन जो 90s के बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, और राहत फ़तेह अली खान जो है, वो मुझे होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन मागला रोड। फिल्म्स देखते हैं? फिल्म्स में मोस्टली देखता हूँ जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ। जैसे अगर अमेरिका जा रहे हैं तो 15 घंटे की फ़्लाइट है, तो फिर तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, हवा में और क्या करेंगे। तो वो तो आपने फिल्म देख ली, लेकिन वो तो मजबूरी होगी ना। वैसे शौक से फिल्म देखते हैं? डू यू टेक आउट टाइम फॉर फिल्म? नहीं, आई यूज्ड टू टेक आउट सम टाइम, बट अभी तो नहीं। लेकिन मैंने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में रहते हुए अभी ये देखा है, मेरे पास तुम हो। कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त। अरे नहीं, नहीं, मुझे कुछ और चीज़ें उसमें, मैं जो चीज़ें मुझे उसके डायलॉग्स
अच्छे लगे हैं मुझे। डायलॉग्स तो खलील रहमान साहब ने लिखे थे खलील तो वो रहमान तो साहब अच्छा के, होना हाँ। ही था, प्यारे अफजल। लेकिन क्या है, खलील साहब सबको मार क्यों देते हैं एंड में? प्यारे अफजल में भी अफजल को मार दिया, इसमें भी दानिश को मार दिया। डू यू थिंक जस्टिफाइड एंडिंग थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, है ना? मेरा नहीं ख्याल जस्टिफाइड नहीं थी। लेकिन मुझे उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है हुमायूं सईद की, और वो माविश की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में और वो मैंने बिलीव इन मी कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई ड्रामा चल रहा है विद द नेम ऑफ मेरे पास तुम हो, क्योंकि मैं देखता ही नहीं था। जब इसके लास्ट एपिसोड के ऊपर जो हाइप क्रिएट हुई है और वो पूरा मुल्क जिस तरह से जाम हुआ है, तो देन आई स्टार्टेड वाचिंग इट। तो फिर मैंने तो फिर आपने 6-7 दिन के अंदर फर्स्ट एपिसोड सारा उसको फॉलो किया। हाँ। अच्छा, व्हेन यू गॉट मैरिड, व्हाट एज डिड यू गेट मैरिड? आई गॉट मैरिड आई थिंक इन 25, 25। द बेस्ट एंड आइडियल एज। uh, इसमें शादी हो जानी चाहिए 25 साल में। हाँ, लोग तो आजकल 30 तक बैठे हुए हैं। नहीं 25 साल नहीं, is the best age. settle हो 25 जाएं साल। आप। No, you have, you need to be very practical in your marital status and post marriage life. आपके बच्चे हैं, आपको वक्त चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए, जैसे मेरे पास आज भी वक्त नहीं है। तो अगर आप शादी 30-35 साल की एज में करेंगे तो आप नहीं कर सकते। और आपके बच्चों, और जिस तरह से सोसाइटी में और ये टेक रेवोल्यूशन आ रहा है, एज गैप, जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास इतना वक्त होना चाहिए और आपके बच्चों में और आपकी एज में इतना ज़्यादा गैप ना हो कि आप अपने बच्चों की जो तरबियत है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ न कर सकें। कोहर्सिवली तो कर लेता है ना बाप, आप डांट डपट के मार पीट के तो करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ करने के लिए देयर शुड बी अ लीस्ट पॉसिबल गैप। तो मेरा ख्याल है 25 इज द आइडियल एज। एक साल पहले भी हो जाती तो अच्छी बात थी। 24 वो ये भी आपका पसंद की थी, ये भी थोड़ा सा फैक्टर इसमें एडेड था। अच्छा, व्हाट्स योर डे लाइक? अमीर अब्बास साहब का एक दिन जो किस तरह से गुजरता है? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आई वेक अप एट 7 एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, शायद बाजू का तो उससे पहले भी। कम से कम 4 अखबार में पढ़ता हूँ डेली। इंग्लिश उर्दू बहुत? इंग्लिश उर्दू बहुत। मैं जंग, नवाए वक्त, दुनिया एंड एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन नहीं ज़्यादा पढ़ता, मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स इन चारों अखबारों को सही तरह से पढ़ने से। उसके बाद बस फिर निकल पड़ते हैं घर से, और कुछ सोशलाइजिंग है, लोगों से मिलना मिलाना है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर शो डेज़ हों तो फिर ऑफिस में आके कुछ चीज़ें अपने प्रोग्राम से रिलेटेड उनको कुछ देखना होता है। ये टीम मेरे साथ ही बैठी है यहाँ पे, और इनको कुछ चीज़ें असाइन करके फिर बाहर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं इसी तरह से। बचपना कैसा? ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मेरी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं, आप समझ लें कि मेरी शायद 1/3 लाइफ जो है वो सफ़र में गुजरती है, 1/3। तो अगर मैं उसको पर डे डिवाइड कर दूँ तो आप समझ लें कि 8 घंटे जो है वो तो ट्रैवलिंग में गुजर गया। हाँ। बचपना कैसा था आपका? शरारती थे, इंटेलेक्चुअल थे? नहीं, शरारती तो नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल मैं खुद को नहीं कह सकता, नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी थी। मेरा ख्याल है वो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा। जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं जिनमें जो बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों के बारे में ना, टू नो द थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, वो क्यूरियोसिटी थी चीज़ों की। और लेकिन मतलब मैं भेड़ को पकड़ा है, अगर मैंने भेड़ पकड़ा, उसको सिरिंज में पानी डाल के उसको भेड़ में लगाया कि क्या करेगा, पानी इसके अंदर जाएगा, मतलब क्यूरियोसिटी, इस किस्म की हरकतें हैं। तो उसको शरारत नहीं आप कह सकते ना, वो ना तो कोई इंटेलेक्ट था ना वो शरारत थी, ये खूब बीच में क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। अच्छा, आपने वालिदैन में ज़्यादा क्लोज किसके साथ थे? अम्मी के साथ या अबू के साथ? मेरा ख्याल है मदर के साथ। मदर के साथ। और सपोर्टिव भी आपकी लाइफ में ज़्यादा? दोनों ही सपोर्टिव रहे हैं। मतलब मुझे ये कहना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए कि मेरे फादर ने मुझे ज़िंदगी में कभी भी, ही नेवर अब्यूज्ड मी, नेवर। बाजू का बाप प्यार से भी बच्चे को कह देता है कि वो खबीस इधर आओ, हाँ, बिल्कुल, उल्लू का पट्ठा इधर आओ, ये तो प्यार से भी कह देते हैं। ये भी कभी नहीं कहा उन्होंने।
और कभी मारा नहीं आज तक, नेवर एवर। मुझे याद नहीं पड़ता जब से कोई 2-2.5 साल से, अगर मेरा कोई फ्रेश मेमोरी है, कभी नहीं मारा उन्होंने। और उनका एक अपना अंदाज़ होता था समझाने का। वो अपने एटीट्यूड से बता देते थे कि ये तुम शरारत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, लेकिन रोब था। रोब था। देखिए ना, बाप को देखना तो शेर की नज़र से चाहिए। बिल्कुल। रोब बिल्कुल था, और उन्होंने बस वो रोब, यही उनका कमाल था कि उन्होंने एक रोब हम पे बनाया, और हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ द फादर फिगर, तो हमने उनको फॉलो करना है। अम्मी से बहुत मार पड़ी है बचपन में, और लेकिन उनकी अपना एक तरीका था समझाने का, वो आज तक समझाती हैं। बट बहुत अच्छा। बहन भाई आपके कितने हैं? हम सिर्फ 2 भाई हैं। अच्छा। दूसरा भाई मुझसे छोटा है, ही इज़ डिसेबल, वो हेमोफिलिक पेशेंट है। मेरा ख्याल शायद 12-13 साल का होगा कि वो डिसेबल हो गया था। अल्लाह से करते हैं। तो उस वक्त से वो व्हील चेयर पे है, तो मेरे साथ ही रहता है। शॉपिंग का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। सबसे बहुत ज़्यादा पसंद कौन सी एक्सेसरीज है आपको? विंटर में, जिसमें आप भी ऑब्वियसली आपको जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, लॉन्ग शूज़ हैं। तो जब से मैं अब बाहर जा रहा हूँ, तब से मैं मोस्टली बाहर से शॉपिंग करता हूँ। वैसे मैं लाहौर से प्रेफर करता था शॉपिंग करना, लेकिन अब चूँकि इतनी ट्रैवलिंग होती है बाहर कि आपको, और मुझे सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो है वो टर्की से। आप टर्किश एयरलाइंस अगर जा रहे हैं, टर्किश तो प्रेसिडेंट भी आए हैं आजकल। वो भी आजकल आए हैं, आजकल आए हैं। तो अब तो खैर चले गए हैं। तो टर्की से मैं ज़्यादा लाइक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें मुझे आप कह लें कुछ अमेरिका से और मोस्टली टर्की से। अच्छा, एक रैपिड फायर सेगमेंट हम लोगों का होता है। जल्दी से Fireology, आपने जल्दी आपने जवाब देना है। स्टूडियो शोज या रोड शोज? रोड शोज। पैसे या शोहरत? पैसा हो तो शोहरत खुद ही आ जाती है। नहीं, एक पैसा। लाइव या रिकॉर्डेड शो? लाइव। करंट अफेयर के प्रोग्राम में रेट करें। कैपिटल टॉक, ऑफ द रिकॉर्ड, नदीम मलिक लाइव, टू द पॉइंट, ऑन द फ्रंट? ऑफ द रिकॉर्ड। हामिद मीर या काशिफ बासी? काशिफ। कामरान खान या शाहजेब खानजादा? शाहजेब खानजादा। फिरदौस आशिकवान या मरियम औरंगजेब? दोनों से ही ताल्लुक है अब क्या? कोई एक। मरियम औरंगजेब। नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? को तीसरा पाकिस्तान ला दे अब हमें। इमरान खान या बिलावल? इमरान खान। शहरयार अफरीदी या शाहिद अफरीदी? दोनों का बिल्कुल ही इंटायरली ऑपोजिट। वो स्पोर्ट्स, ये पॉलिटिक्स को बनता नहीं है। सियासत या सहाफत? प्रैक्टिकली सियासत, थ्योरेटिकली सहाफत। साहब सर, सही, आप जर्नलिस्ट वाला जवाब दे रहे हैं मुझे। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। रोमांस या मोहब्बत? मोहब्बत रोमांस के बगैर हो नहीं सकती है। हो नहीं सकती है, और हर रोमांस में मोहब्बत नहीं होती है। ओह, मेरे पास तुम हो। दानिश या शहवार? दानिश। दिल या दिमाग? दिल। इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद। चाय कॉफी? अच्छा, मैं चाय, सिगरेट, कॉफ़ी, पान, ग्रीन टी कुछ नहीं लेता। हर नशे से दूर है। मैं सिर्फ मैं कुछ भी नहीं लेता इनमें से, आप यूँ सब हर नशे से। अच्छा, अब आपने मुझे एक जुमले में जवाब देना है। मैं आप नाम लूंगी और आपने मुझे एक जुमले में उनके बारे में जो भी आपके जहन में आता है, और ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ठीक है। शेख रशीद साहब? पॉपुलर। फॉर पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिक्स। फयाजुल हसन चौहान साहब? माउथ पीस। चौधरी निसार साहब? एरोगेंट। पीएसएल? PSL गुड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। सहाफत? सहाफत पैशन। हरीम शाह? I don't want to see this women seriously. और टिकटॉक?
नहीं, Touching किसी the भी media? नहीं, Getting the highlight? नहीं, You don't want to see? मैं किसी भी तरह से नहीं देखना अच्छा चाहता। मतलब बस मैं I'm pissed off। तस्करा भी ना हो उसका। तस्करा भी नहीं। अच्छा ठीक है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब बता चुके हैं आप काफी, वैसे इसका मुझे राना सनाउल्लाह साहब। Not a good politician। राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहरयार अफरीदी साहब, bluff। पाकिस्तान, Pakistan is the ultimate choice। मोदी, Modi is a fanatic। डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प वैसे आजकल सोशल मीडिया मॉनिटर होता है यूएस के लिए, हाँ ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ही इज़ अ वेरी क्लियर हेडेड इन हिज ओन, मे बी वी डिसएग्री विद हिम, बट वो अपने आप में वो ठीक है, वो समझता है बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मरीम नवाज, she has no she does not deserve to be the Prime Minister of Pakistan, basis of जो उनकी political legacy की बात कर रहा हूँ, because of the legacy she does not deserve। बिलावल भुट्टो साहब, Same, because of the legacy, because of the family politics, he does not deserve। नवाज शरीफ साहब, Nawaz Sharif is a past and closed transaction। तो वी नीड अ न्यू पाकिस्तान। अच्छा, अब मसला ये कि अब वो न्यू पाकिस्तान जो है ना, वो ये वाला पाकिस्तान नहीं, हाँ, अब हमें एक और पाकिस्तान इसलिए चाहिए। मैंने नया पाकिस्तान नहीं कहा, हाँ, मैंने न्यू new पाकिस्तान new कहा। पाकिस्तान। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, what were the immediate 3 steps that you have taken in your first maybe 3 months? पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, टोटली मैं ये जो प्रेजेंट सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर है इसको मैं बिल्कुल बुलडोज कर देता, बिल्कुल बुलडोज कर देता। एक नया सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर खड़ा करता, स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान की, मुझे अगर अदालतों से कंटेम्प्ट का नोटिस भी मिलता, मुझे जजेस अगर लटका भी देते, तो मैं इस अदालती निज़ाम को ख़त्म कर देता, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ मैं ये करता कि मैं बहुत ही रुथलेस होता। Ruthless in what way? रुथलेस इन दोनों कामों को करने में, Unapologetic. अनअपॉलोजेटिक। और ये वो अभी आप 3 महीने कह रहे हैं, नॉट 3 months, ये तो 3 weeks में, मतलब फर्स्ट 3 weeks top में, list फर्स्ट में। 3 weeks में ये 2 काम। 3 महीने अगर आप कह रहे हो तो फिर आपको 3 साल और बताता, लेकिन Thank you so much, Thank Amir you so Basar. much. It was really pleasure Thank you so interviewing you. Thank you. Thank Thank you so much. ये थे हमारे साथ अमीर अब्बास साहब। Keep watching दास्तान स्पेशल।